नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे। वह जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो जो भी मुद्दे हैं उनका हम समाधान करेंगे। वह एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा पॉलिटी की एनसीईआरटी की 11th क्लास के आज ये हमारा चैप्टर 5 है, अधिकार। कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था आपका सामाजिक न्याय। तो जो भी आप लगातार इन सेशन को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देख रहे हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से जाके भी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप इसके पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज जैसे हम जो पढ़ेंगे कि आपका अधिकार क्या है ना, इसमें किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे कैसे लोग अधिकार के बारे में जागरूक हुए, है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार, सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। जहां हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक वैयक्तिक संबंधों का भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन हम अपना करियर चुनने, देश को बेरोक-टोक घूमने के अधिकार की बात करते हैं, और केवल न कि मनुष्य के लिए बल्कि गर्भवत भ्रूण पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या जानेंगे कि जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमारा क्या आशय है। इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे अधिकार के हमारे दावों की बुनियाद क्या है, किस आधार पर हम अधिकार की मांग कर रहे हैं, अधिकार से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, वह इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिकार क्या है। तो अधिकार क्या है, इसमें हम देखेंगे कि अधिकार मूल रूप से है अधिकारी या ऐसा दावा है जिससे हम औचित्य सिद्ध हो सके। यह बताता है कि नागरिक व्यक्ति मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यह ऐसी चीज है जिसे हम अपना प्राप्य समझते हैं, मतलब ये हमें प्राप्त है ऐसा समझते हैं। ऐसी चीज जिसे शेष समाज में वैध दावे के रूप में स्वीकार करके जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज जिसे मैं अपनी जरूरी और वांछनीय समझूं पर मेरा अधिकार होगा। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, मैं देर रात तक घर में बाहर रहना चाहूं। तो इस तरह से क्या बताया जा रहा है कि अधिकार भी एक तरह से सीमित है। आपको उन अधिकार पूरी तरह से आपको उस हिसाब से स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता कि आप जो चाहें वो कर सके, क्योंकि आप अपने अधिकार के कारण दूसरों का अधिकार का हक छीन सकते हैं। तो इस तरह से अधिकार भी सीमित है। तो अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें मैं और अन्य लोगों के सम्मान की गरिमा का, जीवन बसर करने का और महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार है ना, सम्मानजनक जीवन जीने के जरूरी है। लाभकार रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह गरिमा के लिए प्रमुख है ना। तो इस तरह से हम अधिकार के बारे में समझते हैं। अब जैसे हम देखेंगे कि अधिकार की शुरुआत के लिए सबसे पहले अधिकार के बारे में कहाँ बताया गया था, तो मध्यकाल के यूरोप में जो था, मनुष्य को अपने बारे में सोचने निर्णय करने की छूट नहीं थी। उस टाइम पे जो यूरोप था, मनुष्य को अपने निर्णय अपने सोचने की छूट नहीं थी। वह चर्च के और सामंतों के आदेशानुसार ही काम करता था। जो चर्च बोल दे, जो सामंत बोल दे, उसी का मनुष्य काम करने के लिए बाध्य था। आधुनिक काल में मानवतावादी उदारवादी विचारधारा के साथ अधिकारों की अवधारणा है ना विकसित हुई, और मनुष्य के साथ गरिमामय बर्ताव, नैतिकता के साथ पेश आने की बात कही जाने लगी। और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को लागू किया गया, जिसकी चर्चा हम ये अध्याय कंप्लीट होने के बाद करेंगे कि जो मानवाधिकार होने के नाते मिलने चाहिए। मतलब 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो मानवाधिकार को जो अधिकार मिलने चाहिए मानव होने के नाते, उन पर चर्चा की गई। तो अधिकार की सार्वभौमिक जो परिभाषा होती है वो क्या है, अधिकार व्यक्ति के कुछ कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करने की मांग है। किसी भी मांग को जब समाज स्वीकार कर लेता है और राज्य मान्यता देता है तो वह मांग अधिकार बन जाती है। बस उस मांग को उचित और समाज के लिए कल्याणकारी होना आवश्यक होता है। तो एक तरह से आधिकारिक बात हो गई अधिकार के लिए, है ना। तो मानवाधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा क्या है, जैसे हम देखेंगे कि विश्व के समस्त देशों के नागरिक अपनी अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिले। मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां अभी भी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं
है ना। इस दिशा में क्या किया था, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को लागू किया था। जो इस कारण से क्या हुआ, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला। तो हम देखेंगे कि अधिकार की आवश्यकता क्यों है, अधिकार क्यों जरूरी है, अधिकार के लिए अधिकार पाना क्यों जरूरी होता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार आवश्यक होता है ना। लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अधिकार आवश्यक होता है। व्यक्ति की प्रतिभा क्षमता को विकसित करने के लिए भी अधिकार आवश्यक होता है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए अधिकार जरूरी होता है। अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजड़े के पक्षी के समान होता है। व्यक्ति जो स्वतंत्र होगा, अगर वो अधिकार उसको व्यक्ति को ना दिया जाएगा तो वो स्वतंत्र नहीं होगा, उसकी गरिमा की सुरक्षा नहीं होगी, वह सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी सकेगा। इसलिए अधिकार देने पर ही वह व्यक्ति स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, अगर उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, नियम बनाने के लिए अधिकार नहीं मिलेंगे, लोगों को अपने कानून के माध्यम से चलाने का अधिकार नहीं बनेगा, तो लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल पाएगी। इसी तरह व्यक्ति की प्रतिभा को और क्षमता को विकसित करने के लिए भी अधिकार जरूरी है। अगर आप लोगों को अधिकार नहीं देंगे तो अपनी जो उनके कौशल है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से वो पीछे रह जाएंगे। और व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए भी अधिकार जरूरी होता है। अब देखेंगे कि अधिकारों की उत्पत्ति किस हिसाब से हुई है, कहाँ कहाँ हुई है। तो पहला अधिकारों की उत्पत्ति में देखेंगे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है अधिकार, जैसे जीवन है ना, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक अधिकार। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो ये लिया गया था कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के जो प्राकृतिक अधिकार है, ये प्रकृति अधिकारों का सिद्धांत है। मतलब इन अधिकारों की जो आधारभूत जो संरचना ली गई थी वो प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर ली गई थी। और आधुनिक युग में क्या है कि प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार है। मतलब जो आधुनिक युग है उसमें जीवन प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार है, मतलब उनको इतनी मान्यता नहीं है। क्योंकि अगर आप जीवन जीने के लिए आपको स्वतंत्रता दी जाए तो आप अपनी स्वतंत्रता के हक पर दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे का जीवन आप छीन सकते हैं। इसलिए आधुनिक युग में प्राकृतिक जो अधिकार होते हैं वो स्वीकार नहीं है। मानवाधिकार सामाजिक कल्याण के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आधुनिक युग में मानवाधिकार असामाजिक समाज के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब देखेंगे अधिकारों के तत्व, अधिकारों के क्या तत्व हैं। पहला तत्व अधिकार के क्या तत्व है, जैसे अधिकार व्यक्ति की मांग है ना। समाज में ही संभव है, क्योंकि अधिकार समाज के बाहर आपको अधिकार नहीं मिल सकते हैं। समाज में जब तक आप रहेंगे तभी तक आपको अधिकार दिए जाएंगे। अधिकार जो है वो समाज की देन है। जैसे कि इसमें क्या लिखा है कि समाज में जब तक आप रहेंगे तभी तक आपको अधिकार दिए जाएंगे, समाज के बाहर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये समाज की ही देन है, क्योंकि समाज को चलाने के लिए अधिकार देना जरूरी है। अधिकार क्या होते हैं, तर्क संगत एवं न्यायोचित होने चाहिए। मतलब अधिकार उतने ही लेवल पर अच्छे होते हैं जितने लेवल पे या फिर जितनी उनकी जरूरत होती है। ज्यादा अधिकार लोगों को क्या होता, तानाशाह बना देती है। लोकहित में जो होता है अधिकार बहुत जरूरी होता है, लोगों का कल्याण करने के लिए। आपके पास अधिकार नहीं रहेंगे, आपके पास कार्य करने के लिए आप कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो आप लोकहित नहीं कर पाएंगे। तो अधिकार क्या होता है, लोकहित में बहुत जरूरी होता है। और सीमित अधिकार भी बहुत जरूरी होता है। अब ज्यादा जैसे आपके क्या हुआ, तर्क संगत और न्यायोचित जो न्याय होते हैं, अगर असीमित आपके पास अधिकार हो गए तो आप न्यायोचित व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। क्या है, सबको समान रूप से प्राप्त हो। ये क्या है, अधिकार जो होता है सबको समान रूप से प्राप्त होता है, किसी को ना अधिक ना कम। क्योंकि जितना अधिकार क्या होता है, सभी को बराबरी का होता है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपके पास अधिकार हो जाता है तो आपको कुछ कार्य करने में आप नहीं करते हैं या फिर उनसे आप दूर भागते हैं। तो उनको कर्तव्य जो होते हैं उसके अधिकार पर, उसके आधार पर ही अधिकार के साथ आपको कर्तव्य भी दिया जाता है। अधिकार समय के साथ परिवर्तनशील होता है और राज्य द्वारा संरक्षित होता है, मतलब राज्य द्वारा इसे कभी भी लिया जा सकता है। अब अधिकारों के प्रकार में हम देखेंगे कि अधिकारों के क्या, अपना प्राकृतिक अधिकार में पहला है प्राकृतिक। इसमें क्या देखेंगे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जैसा कि हमने पिछले उसमें डिस्कस किया अभी, कि जो प्राकृतिक के जो अधिकार होते हैं उनमें जीवन जो होगी और स्वतंत्रता हो गई, संपत्ति हो गई, ये प्राकृतिक अधिकार हो गए। नैतिक अधिकार क्या होते हैं, व्यक्ति के नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार। माता पिता की सेवा करना, जैसे शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र और आदर भाव, ये क्या होते हैं, नैतिक अधिकार होते हैं। नैतिक अधिकार क्या होते हैं, समाज में बने जाते हैं जो विशेष स्थान के लिए बहुत मतलब विशेष स्थान के अनुसार ही ये नैतिक अधिकार बनते हैं। अब तीसरा हम देखेंगे कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या होता है, जो सामाजिक अधिकार हो गए, है ना।
और राजनीतिक अधिकार हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, आर्थिक अधिकार हो गए, ये क्या होते हैं? कानूनी अधिकार होते हैं। क्योंकि कानूनी अधिकार के आधार पर ही आप समाज में आप अधिकार कर सकते हैं, समाज में आप उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, क्योंकि बिना अधिकार के कुछ नहीं कर सकते। राजनीतिक अधिकार जो होता है, राजनीतिक अधिकार क्या तात्पर्य, आप एक राजनीतिक पार्टी में अपने विचार व्यक्त के स्वतंत्रता के तहत अपनी बात रख सकते हैं। लोगों को लोगों के विकास के लिए आप राजनीतिक पार्टी का आधार लेकर उस पर आप गवर्नमेंट बना सकते हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार बना सकते हैं, जिससे क्या होता है, कानून के माध्यम से आप लोगों पर शासन कर सकते हैं या फिर उनको अधिकार दे सकते हैं। और मौलिक अधिकार भी कानूनी अधिकार होता है, क्योंकि इसे भी सरकार द्वारा या फिर न्यायालय द्वारा इसे कम या बढ़ाया जा सकता है। और आर्थिक अधिकार भी ये कानूनी अधिकार होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि सरकार हो गई, वो लोगों को जहां तक लोगों को परेशानी नहीं हो रही है वहां तक आपको आर्थिक अधिकार है, लेकिन उससे ज्यादा जब लोगों को परेशानी होने लगती है, उनसे उनसे नुकसान होने की संभावना होती है, तो उसको कम किया जा सकता है। इसलिए ये अधिकार, आर्थिक अधिकार भी कानूनी अधिकार होता है। अब क्या है? अधिकारों की दावेदारी। तो अधिकारों की दावेदारी में हम देखेंगे कि सार्वभौम अधिकार क्या होता है, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सार्वभौम अधिकार ये सभी को प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी को प्राप्त है ना। कुछ कार्यकलाप जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता, मतलब बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप अधिकार नहीं मान सकते, जो अधिकार की श्रेणी से बाहर आते हैं, जैसे वे कार्यकलाप जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है। जैसे आप देखते हैं कि सीमा पार जो अवैध व्यापार होता है ना, जिससे विभिन्न प्रकार की नशीली दवाओं का व्यापार होता है, जिससे समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो इन दवाओं को बेचना ये कानूनी अधिकार नहीं है, ना ये कोई अधिकार है, ना ये समाज इन अधिकारों को देता है, ना कानून इन अधिकारों को देता है। तो इस तरह से ये अधिकार नहीं माने जा सकते। तो जो समाज के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य कल्याण के लिए नुकसानदेह हैं, ऐसे अधिकार को आप समाज अधिकार नहीं मान सकते। और नशीली या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करना अधिकार और राज है ना, नशीली या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करना भी कोई अधिकार नहीं है ना। तो इस तरह से देखा, अधिकार क्या है? एकमात्र राज्य की सृष्टि है, जो राज्य के द्वारा पैदा किया जाता है और राज्य के द्वारा ही लोगों को दिया जाता है अपने सुचारू रूप से शासन करने के लिए। तो अधिकार क्या होता है? एकमात्र राज्य की सृष्टि, यानी राज्य द्वारा बनाया गया होता है। किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है जब तक उसे राज्य मान्यता न दे। मतलब सरकार या राज्य उस अधिकार को या फिर उस बात को जब तक मान्यता नहीं देगी, तो वह बात अधिकार नहीं बन पाएगी, लोग उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक राज्य उसे मान्यता न दे। अधिकारों की रक्षा राज्यों का दायित्व है ना। अधिकार जो लोगों को दिए जाते हैं, जैसे आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, इनकी रक्षा करना राज्य का दायित्व होता है, क्योंकि राज्य ही जो होता है वो लोगों में अधिकार को बांटता है, उन पर विस्तृत करता है, उन पर शासन करता है। इसलिए अधिकारों की रक्षा राज्यों का दायित्व है। अब देखेंगे, राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है और दुरुपयोग होने से भी रोकता है। तो जैसे हम देखेंगे कि राज्य क्या करता है कि जो अधिकार होते हैं उनको विशेष युक्तियों द्वारा, विशेष परिवर्तन द्वारा उस अधिकार को शक्तिशाली बना देता है, जिससे लोगों का भला हो सके, लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके, और अधिकारी उन अधिकार को कम कर भी उसके दुरुपयोग होने से भी रोकता है। तो इस तरह राज्य क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है अधिकारों का। अब देखेंगे कि अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो, मतलब अधिकार और शक्तिशाली ये दोनों कैसे हो सकते हैं। तो मतलब किस हिसाब से होंगे? तो पहला है इसमें संविधान द्वारा लिखित हो, क्योंकि जब एक अधिकार और शक्तिशाली अधिकार जब संविधान द्वारा लिखित होंगे तो उस पर बराबर लोगों का हक होगा, है ना। उन पर लोगों का, उसके हनन पर अब लोग कानून की सहायता ले सकते हैं, न्यायपालिका की सहायता ले सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों का संरक्षक हो, मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र हो जो अधिकारों की संरक्षक हो, ताकि अधिकारों का हनन ना हो सके, लोगों के साथ कोई गलत ना हो सके, समाज के साथ गलत ना हो सके। तीसरा जैसे हम देखेंगे, संघात्मक सरकार और सत्यों का प्रॉपर विभाजन हो। संघ तक सरकार हो, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हो, और सत्यों का विभाजन हो, मतलब केंद्र से लेके निचले स्तर तक सत्यों का प्रॉपर विभाजन हो, जिससे सुचारू रूप से चल सके और लोगों को प्रॉपर अधिकार मिल सके। राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना हो, है ना। जो राज्य के नागरिक होते हैं उनका आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना हो, मतलब सरकार या फिर राज्य जो कोई कार्य कर रहा हो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, आंतरिक मामलों को सुधारने के लिए, उनमें नागरिकों का हस्तक्षेप ना हो। तो इस तरह से अधिकार होने चाहिए। और जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए होने चाहिए, और स्वतंत्र प्रेस होने चाहिए। जनता की जागरूकता और स्वतंत्र प्रेस होने से क्या होता है? लोगों को अवेयर रहेंगे, लोगों को प्रेस जो होती है, मीडिया हो गई, अगर वो स्वतंत्र हुई तो लोगों को अवेयर करेंगे विभिन्न खतरों के लेकर, सरकार के विभिन्न कमियों को लेकर, जिससे लोग अपने अधिकारों का उपयोग करके सरकार को बर्खास्त भी कर सकते हैं और उन्हें
पद से हटा भी सकते हैं। यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है ना, तो उसे अभी अधिकार प्राप्त होता है कि वह अधिकारों का दुरुपयोग होने से रोके। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 2 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अधिकार कर्तव्य क्या होते हैं? दो सिक्कों के एक पहलू होते हैं, एक पहलू अधिकार है तो दूसरा पहलू कर्तव्य है। समाज में जो हमें अधिकार मिलते हैं उनके बदले जो हमें कुछ ऋण चुकाने होते हैं, यही ऋण हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे संविधान द्वारा हमें अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह संविधान द्वारा हमें कर्तव्य दिए गए कि हम अपने देश का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, है ना, और जो प्राचीन स्मारक है उनको सुरक्षित करें, संरक्षित करें, है ना। तो इस तरह से हमारे ये कर्तव्य होते हैं। अब अधिकार के जो स्रोत होते हैं, अधिकार हमें किस हिसाब से प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त? कुछ अधिकार जैसे हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, है ना। कुछ अधिकार रीति रिवाज से प्राप्त होते हैं, विधानमंडल द्वारा कुछ रिवाज प्राप्त होते हैं, धर्म द्वारा और संविधान द्वारा। इस तरह से हमें अधिकार प्राप्त होते हैं जो मनुष्य के जीवन जीने में बहुत ही सहयोगी होते हैं। अब अधिकारों का महत्व देखेंगे कि अधिकार का क्या महत्व है। अधिकार क्या करता है? व्यक्ति को स्वतंत्रता को लागू करता है ताकि व्यक्ति किसी के गुलाम न रहे, अपने मनोवांछित कार्य कर सके, किसी की जी हजूरी या फिर जो जैसे ये गा होता था वो अब ना हो। इसलिए अधिकारों का ये महत्व होता है। राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाता है, व्यक्ति के जीवन में के विकास में आवश्यक होता है। अधिकार जो होता है व्यक्ति का विकास में भी अधिकारों का ज्यादा महत्व होता है। समाज व राज्य के लिए उपयोगी होता है। सरकार का सकारात्मक आदेश होता है। व्यक्ति का जीवन अच्छा और व्यवस्थित बनाना अधिकार के तहत ही हो सकता है। और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, क्योंकि समाज क्या होता है, एक जटिल व्यवस्था होती है। समाज में लोगों को एक जोड़ के रखना और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बना के रखना, ये बहुत ही बड़ा चुनौती भरा काम होता है। तो अधिकार ही ऐसा होता है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, जिससे व्यक्तियों का जीवन अच्छा होता है और व्यवस्थित बना रहता है ना। और अधिकार क्या करता है? सरकार को सकारात्मक आदेश देता है, जिससे क्या होता है कि सरकार भी लोगों के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। तो इस तरह हम देखेंगे। अब अधिकार को शक्तिशाली बनाने के तरीके के बारे में देखेंगे। अधिकारों को किन आधार पर आप शक्तिशाली बना सकते हैं? तो पहला है लोकतंत्र के द्वारा, है ना। संविधान द्वारा मान्यता देकर और संशोधन करके आप अधिकारों को शक्तिशाली बना सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा, जब न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो अधिकारों को आप शक्तिशाली बना सकते हैं, जिससे लोगों का सर्वांगीण विकास हो और सुचारू रूप से शासन चल सके। कानून का शासन होगा तब अधिकारों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। सत्यों का विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्र से ना होके एक जगह से केंद्रित ना होके विकेंद्रीकरण द्वारा जब आप शक्ति होंगी तो उससे भी अधिकारों को आप शक्तिशाली बना सकते हैं। और स्वतंत्र प्रेस के बारे में चर्चा हो सकी। मीडिया अगर स्वतंत्र रही, इंडिपेंडेंट रही, तो उससे भी आप अधिकारों को लेकर जागरूक हो सकते हैं। सतत जागरूकता बढ़ाकर भी आप अधिकारों को लेकर शक्तिशाली बना सकते हैं। अब अधिकारों पर प्रतिबंध का आधार हम देखेंगे। मतलब अधिकार तो बहुत ज्यादा दे दिए गए, किन किन बातों पे अधिकार दिए गए, कहाँ कहाँ आपको अधिकार जरूरत होती है कैसे विकास के लिए, और कुछ हद तक प्रतिबंध भी जरूरी होता है। क्योंकि सामाजिक हित में अगर आप प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो अधिकार से, जैसे व्यापार करना तो एक अधिकार होता है, लेकिन नशीली दवाओं का, ऐसे अवैध चीजों का और जो ये खतरनाक हथियारों का व्यापार करना अधिकार समाज के हित में, समाज के लिए विरोधी होता है। तो इस तरह इन पर प्रतिबंध लगाना भी सामाजिक हित में अधिकार आधार होता है। अन्य व्यक्तियों के हित के लिए अगर आपको ज्यादा अधिकार दे दिए गए तो आप दूसरे के अधिकारों का हनन करेंगे, तो उतना ही आपको अधिकार दिया जाए जिससे दूसरे का आप अधिकार का हनन ना करें, तो अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा व स्वतंत्रता के लिए, मतलब अगर राज्य की सुरक्षा गोपनीयता पर अगर आंच आ रही है, उस पर खतरा है, तो राज्य सरकार उन पर अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब देखेंगे हम कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का अंग्रेजी जो शब्द होता है ड्यूटी से या डिप्ट से बना है, जिसका क्या अर्थ है? ऋण। ऋण मतलब कि आपको उनके लिए कुछ करना है। राज्य नागरिकों को अधिकार के रूप में अनेक सुविधाएं देता है ना। ये अधिकार नागरिक एक प्रकार से नागरिक ऋण है, इसको चुकाने के लिए नागरिक कर्तव्य का पालन करते हैं। मनुष्य के अधिकार को दूसरे मनुष्य के द्वारा मान्यता देना भी कर्तव्य होता है। तब कर्तव्य के प्रकार में हम देखेंगे, पहला है नैतिक। नैतिक में क्या होता है? संविधान का आदर करना, अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखना, बच्चों को उचित शिक्षा देना, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करना, परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। इस तरह से ये नैतिक कर्तव्य होते हैं। अब दूसरा क्या होता है? कानूनी कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य क्या होते हैं? जो हमें कानून के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो उसमें होता है संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, है ना, कानून व्यवस्था बनाए रखना,
कानून को तोड़ना नहीं, ये कानूनी कर्तव्य होते हैं जो एक तरह से ऋण होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपको अधिकार मिले, तो ऐसे कर्तव्य आपको करने पड़ेंगे। नियमित रूप से कर देना जिससे सरकार आपके विकास में सहयोग दे सके, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सके, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षा बनाए रखना, देश की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी पूर्ण उपयोग, ये क्या होता है? कानूनी कर्तव्य होता है। आप प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही यूज करें जितना आपके लिए आवश्यक है, अगर ज्यादा यूज करेंगे तो लोगों को इससे हानि हो सकती है। तो इस तरह हो सकता है। और ओजोन परत की हिफाजत करना, कहने का मतलब ये है कि ये आपके ये कानूनी कर्तव्य होते हैं कि आप ऐसे चीजों का इस्तेमाल ना करें जिससे वायुमंडल में वातावरण को हानि हो और उससे हमें नुकसान हो। अब जैसे कुछ नए मानवाधिकार जो जोड़े गए हैं, देश में नए खतरों और चुनौतियों को उभारने के लिए नए मानवाधिकारों की जो सूची तय की है: स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, टिकाऊ विकास का आधार है ना, सूचना के अधिकार का दावा दिया गया है जो मानवाधिकार है, महिला सुरक्षा का आधार अभी अभी जो अब जो वर्तमान समय में मतलब आधुनिक युग में जो दिया गया है, समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था, बच्चों को खाद्य संरक्षण, शिक्षा जैसे मिड डे मील जैसी सुविधाएं, और शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियां, मतलब ऐसी स्थितियां आप उत्पन्न करना जिससे लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सके, उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। तो ये कर्तव्य होते हैं। अब मानवाधिकारों की कीमत, मानवाधिकारों की क्या कीमत होती है कि सतत जागरूकता होनी चाहिए लोगों में, है ना। जागरूकता से ही आप मानवाधिकार को आप समझ पाएंगे। किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार न किया जा सके, गिरफ्तारी के लिए आप उसको उचित कारण दें, क्योंकि पहले क्या होता था कि पुलिस द्वारा बेबुनियादी आरोप लगा के उनको गिरफ्तार कर दिया जाता था जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है। पर मानवाधिकार के कारण इन सब चीजों में थोड़ी कमी आई है। अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं, जैसे थर्ड डिग्री दिया जाता है वो उचित नहीं है। नागरिकों के लिए आवश्यक है कि सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें। तो इस तरह से ये मानवाधिकारों की कीमत होती है। तो हम ये देखेंगे कि जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा जो ये मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, उसको लागू किया था। इस घोषणा के जो प्रस्ताव थे वो जो उसका था कि क्या क्या लागू किया गया था, किन आधार पर लागू किया था, वो दिया गया है। तो देश में मानवाधिकारों की सर्व घोषणा के पाठ को प्रचारित आह्वान करने के लिए क्या किया गया था, सामान्य सभा ने देश क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति को ध्यान रखते हुए इसे विशेष तौर पर विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रसारित किया, जिससे क्या रहे कि जब आपको बचपन से ही इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी तो आप आगे चलकर इसको आप सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा इस तरह ये आपके क्या गया दिया गया है कि प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय, शांति की आधारशिला है ना। मानवाधिकारों को उपहास अवमानना के कारण मानवीय चेतना को भयभीत करने के लिए कुरूरतापूर्ण कार्य प्रतिफल करे हुए हैं। इसलिए अनिवार्य है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो जिससे सभी मनुष्य भाषण तथा विश्वास की स्वतंत्रता हासिल कर सके और साथ ही साथ अभय अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सके। तो इस तरह से ये मानवाधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना रखी गई थी, है ना। आज क्या है, आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों के विश्वजनित घोषणा पत्र को सभी सभ्यता तथा देशों की उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में घोषित करती है। तो इस तरह से इसको प्रचारित किया गया था और इसको स्वीकार किया गया था। तो ये हमारे मानवाधिकारों की घोषणा होगी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट का माध्यम से बताएं, और आप इन सेशन को लगातार देखते रहें। और जो भी इन सेशन को पिछला नहीं देख पाए हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इसको जाके देखें और इस पर लगातार बने रहें, अपना प्यार देते रहें और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।